हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी बोर्ड की नवीनतम बुक कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का अध्याय है अपना अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया था और आप जानते हैं कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो बताओ कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की क्या है? प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थल है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कितने प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान के भौतिक भागों को 4 भागों में बांटा गया है। तार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान के अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। ये राज्य के 15 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिलों में? 15 जिलों में लगभग फैला हुआ है और 61% भाग पर फैला हुआ है। थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में स्थित है और 15 जिलों में फैला हुआ है और लगभग 61% भाग पर 61.11 भाग पर गिरा हुआ है और थार के मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। यानी कि थार का मरुस्थल विश्व के सबसे धनी मरुस्थलों के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक जनघनत्व है, पशु घनत्व है, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण ये क्या कहलाता है? तो विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भौतिक प्रदेशों को एक बार मैप के आधार पर देख लो, मानचित्र के आधार पर। तो ये थार का मरुस्थल है यहाँ से यहाँ तक और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये हाड़ौती का पठार। मरुस्थल 33 सागर मरुस्थल वो मैदानी प्रदेश है ना, 33 सागर के अवशेष हैं। और अरावली और हाड़ौती किसके हैं? तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। मरुस्थल के क्षेत्रफल 61% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है? तो 40% है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 9% क्षेत्रफल है इसका और 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और मरुस्थल व पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष हैं। मरुस्थल और मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष हैं और अरावली और हाड़ौती है ना, अरावली और हाड़ौती गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और मरुस्थल में 61% क्षेत्रफल है मरुस्थल का और 40% जनसंख्या है। अरावली की 9% क्षेत्रफल और 10% यहाँ की जनसंख्या है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23% क्षेत्रफल है और 39% यानी कि लगभग 40% जनसंख्या है। आरबीएससी की बोर्ड की बुक में 40 है और वैसे 39% जनसंख्या है, मैंने इधर लिख रखा है। और हाड़ौती का
7% क्षेत्रफल है और 11% हाड़ौती प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। एक बार अगला भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली की बात करें ना तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ और ये विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक, यानी कि दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हम आड़ावल यानी कि आड़ा औला भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर के प्रसार को रोकती है। पूर्व की ओर के प्रसार को रोकती है कौन? तो अरावली पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अरावली हमारे लिए बहुत लाभदायक कार्य करती है, जैसे कि अरावली मरुस्थलीय प्रसार को रोकती हैं। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम भी अरावली पर्वतमाला से होते हैं। और अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न भौतिक प्रदेश है। अरावली जैव विविधता की दृष्टि से भी संपन्न भौतिक प्रदेश है। और अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। और अरावली पश्चिम में शुष्क अरावली के पश्चिम में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है तथा पूर्व में आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है। और अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे उत्तरी पूर्वी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में मेवाड़ की पहाड़ी आती है, आबू पर्वत खंड आता है और भोराट का पठार आता है। और मध्य अरावली के अंतर्गत सेकावाटी निम्न पहाड़ियाँ आती हैं और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी मध्य अरावली के अंतर्गत आती हैं। अरावली की प्रमुख चोटियों की लंबाई देख लेते हैं एक बार। गुरु शिखर चोटी है जो सिरोही में स्थित है, 1722 यानी कि 1700 या तो 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। कर्नल जेस्ट टोड ने है ना गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को राजस्थान की पर्वतों की रानी भी कहते हैं। शेर जो सिरोही में स्थित है 1597 मीटर। देलवाड़ा भी सिरोही में है 1442 मीटर। और जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। और आबू सिरोही में है 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर। और रघुनाथगढ़ सिक्कर में स्थित है 1055 मीटर। मालखेत सिक्कर में है 1052 मीटर। लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर। भोजगढ़ झुंझुनू में जो 997 मीटर। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में है 991 मीटर। और माकड़ मगरा उदयपुर में है 989 मीटर। और सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। और मोरायजी गोरमजी टौटगढ़ ब्यावर में स्थित है 934 मीटर। खोज जयपुर में है 920 मीटर। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर। और लीलागढ़ राजसमंद में है 874 मीटर। तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में 873 मीटर। और डोरा पर्वत जालोर में है 869 मीटर। डोरा पर्वत कहाँ है? तो जालोर में 869 मीटर। अगला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान
राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग उत्खात भूमि बेड एंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं। यानी कि माही तथा सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग कहाँ है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है, जिन्हें माही के मैदान के रूप से जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अगला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैले इस पठारी क्षेत्र को अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, सिरोही में स्थित उड़िया का पठार एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ पे है, तो उदयपुर राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार प्रमुख है। आगे है जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। तो राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां राज्य के पश्चिम भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। वहीं राजस्थान के पूर्व में लगभग एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपआर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी पाई जाती है? कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 5 प्रकार की, यानी कि शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु और उपआर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु, शुष्क, अर्धशुष्क, उपआर्द्र और आर्द्र और अति आर्द्र। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है और दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है, तो 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक, और वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ये मानचित्र है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा का। ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये कितनी है, तो 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये है जो 80 सेंटीमीटर है, और ये 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ से यहाँ तक है इन जिलों में, तो ये 80 सेंटीमीटर है और ये वाली 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। आगे है ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों
प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। लू किसे कहते हैं? तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है और कभी कभी इनकी गति 100 सेंटीमीटर की भी हो जाती है। अगली है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में ही होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांशतः वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। अरब सागर से मानसून की अधिकांशतः वर्षा कहाँ दक्षिण राजस्थान में होती है और सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा कम होती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। मावट मावट किसे कहते हैं? तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो मावट की वर्षा से कौन सी फसल को लाभ मिलता है? गेहूं की फसल को। अकाल और मरुस्थल। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है। इसका कारण है कि वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज एवं पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अध्याय 6। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।